हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और जल संसाधनों का संरक्षण। इन सब टॉपिक के बारे में आज इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चित्र दिखा रखे हैं जिनको देख के आप समझ ही सकते हैं कि आज हम जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में समझेंगे कि किस तरह से जो जल है वो हमारे जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अब ऐसे में इन संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें तो उसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं एक बार। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, यानी कि जो पानी शुद्ध पानी है या पर्याप्त जल स्रोत हैं उनको बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये भूमिगत जल है, इसको जब इसमें पानी जाएगा, यानी कहने का मतलब है जैसे बरसात का पानी है, ये सब क्या होता है भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इस जल को हम इकट्ठा करके जो है जल को बचा सकते हैं। फिर है पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। यानी क्या होता है, देखिए जो नहरें होती हैं उनमें लीकेज होता है जिससे पानी बहुत बर्बाद होता है। तो इसलिए हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इसको ठीक करके और जो नहरों का पानी है वो खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें ताकि जो वेस्ट हो रहा है ना पानी वो हमारा बच जाए। फिर है रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। जैसे ऊपर आपने अभी फोटो में देखा ना कि अगर हम डायरेक्ट पानी डालें उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा होता है पानी का। तो अगर हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो उसमें रुक रुक के पानी और दूर दूर तक जाता है और पानी जो है जब आता तो पीछे से बहाव कम है, लेकिन उसके आगे अगर आप स्प्रिंकलर लगा दो ना तो वो पानी के प्रवाह को थोड़ा सा रोक देता है, कम कर देता है और दूर दूर तक पानी को फेंकता है। तो इससे हमारा क्या होता है, पानी बच जाता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। देखिए क्या होता है, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या है, वहाँ पर आप सिंचाई करोगे तो जल्दी से जो वो सोखती रहती है मिट्टी उसको और वो वाष्पीकरण होता रहता है और सूखती रहती है। तो ऐसे में सिंचाई की जो ड्रिप प्रणाली होती है, ड्रिप प्रणाली का मतलब बूंद बूंद गिर के वो टपकता रहता है। तो ऐसे जो सिंचाई की विधि है वो ऐसे प्रदेशों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। अब आप समझे कि जल संरक्षण को हम किन किन तरीकों से बचा सकते हैं। फिर इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी जो भी प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे हैं ना, जैसे जंगल, और जो वन्य जीव हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन सब के बीच में जहाँ पर वो पाए जाते हैं तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहना पड़ता है और ये जो उनकी एक दूसरे की निर्भरता है ना, इसी को ही हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में कार्य भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक यानी वो जो है कोई भी चीज़ होती है, जैसे जो अगर वो नहीं खाएंगे तो सड़ जाएगी, गल जाएगी, उससे बीमारियां फैलेगी। तो ये क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं और एक तरह से जो है साफ सफाई करते हैं। अब घटक का मतलब ये गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। आपको पता है गिद्ध को हम
जो है आप देखो, वैसे तो क्या हम कहेंगे कि भाई वो तो मांस ही खाता है, लेकिन वो जो जैसे डेड बॉडी होती है या पशुओं का मृत शरीर होता है, ये लोग उनको खाते हैं और पृथ्वी की साफ सफाई का काम करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर उनके ये शव इस तरह से पड़े रहेंगे तो इससे बहुत बीमारियां फैल जाएंगी। इसलिए प्राणी चाहे छोटा हो या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी वो किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति इस धरती पर फैली हुई है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है, यानी जहाँ पर तापमान जो है अनुकूल होगा, नमी भी सही होगी, तो वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, यानी जहाँ जल की आपूर्ति बहुत अच्छी होगी वहाँ पर बहुत अधिक आपको वनों की संख्या मिलेगी। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों का आकार और उनका घनत्व भी कम होता जाता है। घनत्व का मतलब उनकी संख्या। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगती हैं, और कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में तो कंटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं, जैसे कि राजस्थान। आपने देखा ना, वहां पर केवल कैक्टस या कांटेदार पौधे ही उगते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होती है ना, और जैसे जैसे हमारा इंसान का हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, हम लोग जंगलों में घुसते जा रहे हैं, पेड़ काटते हैं अपने मतलब के लिए, जानवरों का शिकार भी करता है मनुष्य। इससे क्या हो रहा है कि जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन ऐसे कुछ मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। यानी एक प्रक्रिया के तहत ये धीरे धीरे विलुप्त तो होते हैं और सब लोग एक न एक दिन मरते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी हमने कारण समझे, चाहे वो प्राकृतिक कारण थे चाहे वो मानवीय कारक थे, ये इन संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को और तेज बना देते हैं और ये जल्दी जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय ये भी है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यानी कुछ विशेष प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि दुर्लभ हैं, अब वो बहुत कम रह गई हैं, तो क्या हुआ, उनकी संख्या में भी भारी गिरावट आई है। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए हैं। जैसे आपने देखा ना चिड़ियाघर वगैरह है, तो सरकार ने ये सब बनाए हैं ताकि वन्य जीव और वनस्पतियों को बचाया जा सके। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्रभूमि और झीलों का संरक्षण भी आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। यानी सरकार जो है हर तरीके से लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण ताकि हो पाए। तो इसके लिए बहुत से, जैसे मैंने उपाय आपको बताया, ऊपर बताए, और फिर सरकार जो है जागरूक करने के लिए सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती है। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। यानी वो जाके प्राकृतिक रूप से देखें कि जानवर कैसे रहते हैं, उनका आवास क्या है, कहाँ है। कई देशों ने तो व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून भी पारित किए हैं। अब देखो, मान लो कोई आदमी किसी जानवर को मार दे, अब वो रिपोर्ट तो कराने जाएगा नहीं, ठीक है, तो उसको सजा भी नहीं होती। लेकिन कई देश ऐसे हैं, जिसमें हमारा देश भी ऐसा है, जिसने पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून बनाए हैं। जैसे भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलेगी। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई, जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है और जिनका व्यापार निषिद्ध है, यानी कि उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है कि पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, किन्हीं दो को लिखिए। तो देखिए, जो मैं ब्लू टिक लगाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये केवल समझाने के लिए, आपको कॉपी या वर्कशीट में इसे कहीं नहीं लगाना है।
और साथ साथ ये भी बता दूं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक, आपकी क्लास के सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, दो काम कौन से, एक तो सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय और हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये सब चीजें बनाए हैं। फिर सरकार ने भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया है, यानी उनको मारना गैर कानूनी है। फिर दूसरा प्रश्न है कि भूमि संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 तरीके सुझाइए। देखिए, भू संरक्षण के लिए उचित फसल चक्र का उपयोग करना, यानी फसलों को बदल बदल कर बोते रहना, उनको उगाना। फिर सिंचाई व जल निकास का उचित प्रबंध करना, यानी जब तक सिंचाई का उचित प्रबंध नहीं होगा तो मिट्टी भी सही नहीं रहेगी और भूमि संसाधन भी सही नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो उसके निकास का भी उचित प्रबंध करना, इससे भूमि संसाधनों का संरक्षण होगा। फिर वृक्ष लगाने से वृक्ष की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को अपने अंदर बांधे रखती हैं और मृदा का अपरदन नहीं होने देती, यानी उनको उड़कर या बहकर आगे नहीं जाने देती, जिसके कारण भूमि संसाधन का भी संरक्षण होता है। अब तीसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और जीवों और वातावरण के इस संबंध को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।